नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 9th और 10th में जो संस्कृत व्याकरण का टॉपिक चल रहा है वो समास का चल रहा है। इससे पहले हम लोग समास के अंदर अव्ययी भाव जो समास है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको समास जो है अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग तत्पुरुष समास जो है उसे समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं अगला समास, तत्पुरुष समास। देखिए, जो तत्पुरुष समास है, मैंने आपको पहले बताया अर्थ की दृष्टि से जो समास होते हैं वो चार होते हैं। एक अव्ययी भाव समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, तीसरे नंबर पर द्वंद्व समास होता है और चौथे नंबर पर बहुब्रीहि समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये चार समास होते हैं, लेकिन जो कर्मधारय और जो द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इसीलिए हम लोग उन समासों को यहीं पर पढ़ेंगे। तो इन चारों समासों के सूत्र मैं आपको जरूर बता रहा हूं। जैसे अव्ययी भाव समास था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है, पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है, ये सूत्र मैंने लिखवाया। इसी तरह से यहां पर इसका जो सूत्र है वो क्या है, उत्तर पद अर्थ प्रधानस तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास में दूसरे पद के प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये जो समास है इसमें क्या लिख रखा है बच्चों, उत्तर पद अर्थ प्रधानस तत्पुरुष समास है। यानी कि जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। जैसे अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि वहां समस्त पद कैसे होता है और विग्रह कैसे होता है, तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि समस्त पद कैसे रहेगा और विग्रहित पद कैसे रहेगा। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए आप लोग फाइल जो फर्स्ट लाइन है वो लिखेंगे कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ये जो तत्पुरुष समास है इसमें दो तरह के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर अपन यूँ समझेंगे कि दो तरह से भेद होंगे, दो तरह से समास के भेद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो तत्पुरुष शब्द है इसका विग्रह दो तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का जो विग्रह है दो तरह से किया जाता है और इसी वजह से इसके दो भेद हैं। एक जो होता है बच्चों वह है व्याधिकरण। क्या चीज है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। एक है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और जो दूसरा नंबर है वो है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इन दोनों का अंतर समझिए। अभी देखिए, जो 9th के विद्यार्थी हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो एक बहुत बड़ा लेवल लेकर चल रहे हो, लेकिन बच्चों ये कुछ ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जा करके और चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कठिन से और सरल की ओर जाएं। वैसे नॉर्मली हमें सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले पूरा विस्तार समझा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पदों को मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको अव्ययी भाव समास समझाया, मैं पूरा वादा करता हूँ आप लोगों से कि व्याकरण का एक भी टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको शब्द रूप याद होना चाहिए। शब्द रूप अगर याद है तो समास का एक भी उदाहरण आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम है आप लोग शब्द रूपों को याद करिए। तो यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे
पद जिनका विग्रह करने पर, ऐसे पद जिनका विग्रह करने पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, व्याधिकरण तत्पुरुष मतलब ऐसे पद जिनका विग्रह करने पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, उसे हम कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, और ऐसे पद जिनका विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं, तो उसे हम कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समझ में है ना? वापिस देखिए, यहां मैं लिख देता हूं, दोनों में अंतर आप लोग इसे नोट कर लेंगे। देखिए, ऐसे पद जिनका विग्रह कार्य करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, तो वहां व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ऐसे पद जिनका विग्रह कार्य करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समझ में है ना? और यहां देखिए क्या कहता है ये, कि ऐसे पद जिनका विग्रह कार्य करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, तो वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, लेकिन जिनके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं रामम श्रित, ये विग्रहित प्रत्यय है, और इसको अपन जब बनाएंगे राम श्रित, ये क्या हो गया? आपका समास हो गया। ये विग्रहित पद, ये समास। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या आ रहा है बच्चों, कि यहां पहले पद में द्वितीय विभक्ति है और दूसरे पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति आएगी, जैसे अपन कह रहे हैं कृष्ण है, चय, असव, सर्प है, तो देखो कृष्ण और सर्प दोनों में प्रथमा विभक्ति है, तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। तो जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती है, समानाधिकरण तत्पुरुष, तो यहां देखिए पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? इसके अंतर्गत कर्मधारय एवं द्विगु समास आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि समानाधि तत्पुरुष है, इसके कर्मधारय और जो द्विगु हैं ये दोनों इसके भेद हो गए। समानाधिकरण तत्पुरुष जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दो समास पढ़ेंगे, कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ेंगे, और जो व्याधिकरण है इसके 6 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? 6 उपभेद होते हैं।
6 उपभेद होते हैं। अब ये 6 उपभेद कौन से होते हैं? जैसे कारक चिन्ह होते हैं, कारक होते हैं, कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का यानी कि कारक विभक्तियों का प्रयोग करके इनको अपन कहते हैं। तो इसके 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? यानी कि कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? करण तत्पुरुष होगा। करण तत्पुरुष होगा। तीसरे नंबर पर जो होगा संप्रदान तत्पुरुष होगा। संप्रदान तत्पुरुष। चौथे नंबर पर जो होगा अपादान होगा। अपादान तत्पुरुष। 5वें नंबर पर जो होगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है ना, संबंध तत्पुरुष। और 6ठे नंबर पर जो होगा वो होगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। इसको कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं और द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसको करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। इसी को संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। ये इस तरह से पढ़ेंगे। तो अब वापिस एक बार रिवीजन में आपको करा देता हूं। आपको करना क्या है, किस ढंग से समझना है। इसके यहां पर अपन भेद, इसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, तो अपन ये कहेंगे कि भेद होते हैं। पर रिवीजन सुनो ध्यान से कि जो तत्पुरुष समास है, जो तत्पुरुष समास है उसमें कौन से पद की प्रधानता होती है? दूसरे पद की प्रधानता होती है। अभी देखिए हम लोगों ने उदाहरण तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ ये 6 पढ़ने, यहाँ ये 2 पढ़ने, हमें कर्मधारय और द्विगु पढ़ना है। तो इसीलिए पहले आप इस बेस को, इस बेसिक बात को क्लियर कर लीजिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो स्किप करके ना देखें। पूरा वीडियो जब तक नहीं सुनेंगे आप लोग, तब तक आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं। ये ध्यान रख लेना। तो यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों? क्या कह रहे हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है इसका सूत्र क्या लिखा है? उत्तर पद अर्थ प्रधानेश तत्पुरुष समास है। जिस समास में दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पद अर्थ प्रधानेश तत्पुरुष समास है। जिस समास में दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का जो विग्रह है, तत्पुरुष शब्द का जो विग्रह है वो 2 तरह से किया जा सकता है। और उन 2 तरह से विग्रह करने के आधार पर ही ये जो तत्पुरुष है इसके 2 भेद हो गए। एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरे नंबर पर है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण और समानाधिकरण 2 भेद हैं। इन दोनों को अपन बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। इन दोनों का मतलब समझ लीजिए क्या है। व्याधिकरण का मतलब ये होता है कि ऐसे पद जिनका विग्रह करते हैं और दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती है, अलग अलग विभक्तियां लगती है, तो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और ऐसे पद जिनका विग्रह कार्य करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो जो व्याधिकरण तत्पुरुष है इसके 6 उपभेद होते हैं और जो समानाधिकरण है इसके 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। समझ में आया ना? तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इसके उदाहरणों को पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ सबसे पहले अब शुरू कर रहे हैं दूसरे नंबर पर, यानी कि इसका जो प्रथम भेद है वो पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा पढ़ रहे हैं? कर्म तत्पुरुष समास। इस कर्म तत्पुरुष समास को ही क्या बोला जाता है? द्वितीय, या फिर हम कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास। अब इसे कैसे समझना आपको? द्वितीय कर्म तत्पुरुष समास जो है इसका एक सूत्र मैं लिख रहा हूँ, उस सूत्र को आपको याद रखना है जिससे सारे शब्द याद हो जाएंगे। जैसे क्या करना है आपने? द्वितीय श्रित अतीत, द्वितीय श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्नयी, ये सूत्र है इसका। इसके अंदर कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये सूत्र अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो शब्द मैं बता रहा हूं आप लोगों को वो जरूर याद रखना है कि आपने क्या लिखना है। देखो ये क्या मतलब है कि जिस समास के दूसरे पद में
दूसरे पद में श्रित, ठीक है, अतीत, अतीत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, अतीत, ठीक है, गत यानी कि गया हुआ, इसके साथ है अत्यस्त, अत्यस्त, तय लिख लेना यहाँ, अत्यस्त, अत्यस्त का मतलब होता है प्राप्त होना, अत्यस्त प्राप्त, ठीक है, और एक शब्द है इसके अंदर आपन, आपन शब्द जो है इसका मतलब भी क्या होता है, प्राप्त होना ही होता है। इन शब्दों में यानी कि जिस समास के दूसरे पद में श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपनी, आपन शब्द हो इत्यादि शब्द हो तो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है तथा प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, देखो यहां पर क्या करें, विग्रह करने पर, जब विग्रह करेंगे तो जो प्रथम पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब देखिए कह क्या रहे हैं कि जो तत्पुरुष समास है इसमें कौन से पद की प्रधानता होती है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है, कि जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरे पद में अगर आपको ये वाले शब्द दिखाई दें, श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, अगर दूसरे पद में आपको इनमें से कोई शब्द दिखाई दे तो जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद के अंदर कौन सी विभक्ति लगानी है, आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उसमें कौन से पद की प्रधानता होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद में कौन कौन से शब्द हो, श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, तो पहले पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे देखिए राम श्रित, ये राम श्रित है, तो दूसरे पद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, श्रित, तो जो पहला पद है ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, और इस समास में कौन से पद की प्रधानता है, दूसरे पद की प्रधानता है, और दूसरे पद के अंदर आपको श्रित शब्द दिखाई दे तो जो पहला पद है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति। तो जो राम शब्द है इसकी द्वितीय विभक्ति क्या हो गई, रामम श्रित, रामम श्रित, ठीक है ना। राम को श्रित हिंदी में अगर करते हैं तो कर्म तत्पुरुष होता, और हिंदी में जब कर्म तत्पुरुष होता तो क्या लिखते हैं इसको, राम को श्रित, क्योंकि कर्म कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, को, और उस को चिन्ह को संस्कृत में द्वितीय विभक्ति से दिखाते हैं, ठीक है। अगर इसी उदाहरण को मैं यूं लिख दूं, कृष्ण श्रित, तो कृष्ण श्रित है तो कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या लिखेंगे, कृष्णम श्रित है, ठीक है, कृष्ण श्रित। अब देखिए मेगा अतीत है, जैसे क्या कह रहे हैं, मेगा अतीत, ठीक है, मेघों को परे करके, अतीत का मतलब परे करके, तो क्या हो गया देखो, मेघम अतीत, मेघम अतीत, यानी कि मेघों को परे करके, मेघों को परे करके अतीत हो गया। अगर अपन कह रहे हैं ग्राम गत है, ग्राम गत है, अब गत का मतलब क्या होता है, गया हुआ, तो पहला जो वर्ड है देखो यहां संधि विच्छेद भी करेंगे, मेघ प्लस अतीत, मेघों को अतीत करके, परे करके, बादलों को अरे परे करके। अब यहां देखो क्या लिखेंगे, ग्रामम गत है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामम गते, इस उदाहरण को ध्यान रख लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम गते जो शब्द है इसका विग्रह क्या होगा, ग्रामम गत है, क्या होगा, ग्रामम गत है, ठीक है ना। अगर अपन कह रहे हैं कूप गत है, तो कूप गते को क्या लिखेंगे, कूपम गत है,
ठीक है। अगर इसी चीज को यूं कर दें, नरक गते, नरक को गया हुआ तो क्या लिखेंगे, नरकम गते। तो देखिए दूसरे पद में ये वर्ड मिलेंगे, लेकिन पहले पद में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, ठीक है ना। दूसरे पद में ये विभक्तियां लगानी है। आगे उदाहरण और देख लीजिए, मैं एक बार लिख देता हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए कूपा अत्यस्त, तो कूपा अत्यस्त वही हो गया कूप अत्यस्त, कूपम और अत्यस्त, कूपम अत्यस्त। अगर इसी को कह रहे हैं सुख प्राप्त तो क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्त है, ठीक है। अगर कह रहे हैं कष्टापन, कष्टापन, कष्टापन मतलब कष्ट को प्राप्त, तो कष्टम आपने, यानी कि प्राप्त, कष्ट को प्राप्त, कष्टम आपने, ठीक है, कष्टम आपने हो गया। शरणागत है, शरण को आगत है, गत की जगह आगत भी आ सकता है, तो यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं, शरणागत है, तो शरण प्लस आगत, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, शरणम आगते। गत हो या आगत हो, दोनों के दोनों ही कर्म तत्पुरुष समास यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि जिस समास के दूसरे पद में श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, अगर दूसरे पद में ये वाले शब्द हो तो जो पहला पद होता है उस पहले पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरे पद में ये सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो पहला पद है उनमें सब में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीय, क्योंकि अभी हम लोगों ने कौन सा भेद पढ़ा है, द्वितीय कर्म तत्पुरुष समास। और ये किसका उपभेद है, व्याधिकरण तत्पुरुष का है। तो व्याधिकरण का मतलब मैंने बताया ना, जिस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती है उसे हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखिए, ये दूसरे नंबर का भेद है तृतीय तत्पुरुष समास, जिसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें ये सूत्र है, देखो, पूर्व, सैद्रस, सम, ऊन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण, ये शब्द हैं इसके अंदर। पूर्व, सैद्रस, सम, ऊन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण। इसका मतलब क्या है, यदि दूसरे पद में पूर्व, सैद्रस, सम, ऊन शब्द हों या इनके समानार्थी शब्द हों तथा, अब देखो, तथा कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण आदि शब्द हों तो उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं तथा विग्रह करने पर प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां क्या बात बोल रहे हैं कि
कि जिस समास के दूसरे पद में आपको पूर्व, सैद्रस, सम, ऊन शब्दों तथा इनके समानार्थी शब्दों या फिर कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण आदि शब्दों, तो उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा विग्रह करने पर जो प्रथम पद है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको बच्चों ये वाले जो शब्द हैं ये याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए मैं सूत्र के रूप में लिख रहा हूँ। अगर आप सूत्रों को 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सूत्र भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो उदाहरण है जैसे मास पूर्व है। अब मास पूर्व शब्द है तो देखो पूर्व दिखाई दे रहा है, तो पूर्व से जो पहला पद है इसमें तृतीया विभक्ति लगानी है। अब तृतीया विभक्ति जो मास शब्द है अकारांत है, राम की तृतीया क्या होती है? रामेण होती है। ऐसी जो मास शब्द है इसकी तृतीया क्या होगी? मासेन पूर्व है। क्या हो जाएगी? मासेन पूर्व। अगर अपन कह रहे हैं देखो मातृ सैद्रस यानी कि माता के समान, तो यहाँ पर जो मातृ शब्द है इसकी हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, तो क्या होगा? मात्रा सैद्रस। ठीक है ना, मात्रा सैद्रस। अगर इसी को अपन यूँ कहते हैं पितृसम, तो पितृसम मतलब पित्रा सम, पिता के समान हो गया। ठीक है, अगर अपन यूँ कहते हैं मास ऊन, तो मासेन ऊन, महीने से कम हो गया। ठीक है, अगर इसी को अपन यूँ कहते हैं मासोन, तो देखो क्या होगा? मासेन ऊन, मासेन ऊन महीने से कम हो गया। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं देखें आचार निपुण, आचार में निपुण, आचार मतलब आचरण यानी कि व्यवहार में निपुण है, तो क्या करेंगे? आचारेण निपुण है, आचरण में निपुण है। अगर हम कह रहे हैं गुड़ मिश्र, क्या कह रहे हैं? गुड़ मिश्र, गुड़ में मिला हुआ, तो क्या करेंगे? गुड़ेन मिश्र है, गुड़ में मिश्रित है। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग ये कह सकते हो कि जिस समास के दूसरे पद में, जिस समास के दूसरे पद में पूर्व, सैद्रस, सम, ऊन शब्द हो या इनके समानार्थी शब्द हो या फिर कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण आदि शब्द हो, तो उसका जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद के अंदर आपको तृतीया विभक्ति लगानी होती है और उसे हम क्या कहते हैं? तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आया ना? इस तरह से हम लोग ये सब चीजें यहाँ आसानी से जान सकते हैं, व्यवहार सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाक कलह, जैसे उदाहरण है वाक कलह। अब वाक मतलब वाक शब्द है, इसकी जो तृतीया होती है वो होती है बच्चों वाचाह कलह। वाणी में कलह करने, वाणी से कलह करने वाला, झगड़े करने वाला। ठीक है ना, वाचाह कलह, वाचाह कलह। तो इस तरह से ये शब्द हो जाएगा वाचाह कलह। ठीक है, बाकी उदाहरण क्लियर है आप लोगों को? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहां हम लोगों ने आज ज्यादा समास नहीं पढ़े हैं, तृतीया तत्पुरुष समास तक पढ़े हैं। अभी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये अभी बाकी हैं, 4 और बाकी हैं। ये 2 जैसे मैंने समझाए हैं उसी तरह उनको भी हम लोग समझेंगे। आप लोग कोशिश करें बच्चों इसे समझने की कि जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और इसमें 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण जिस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, ठीक है, और उसके 6 उपभेद होते हैं। और जो समानाधिकरण है जिसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां होंगी, उसके 2 भेद पढ़ेंगे, कर्मधारय और जो द्विगु समास है। समझ बैठी नहीं बैठी? तो यहां पर हमने पहले कर्म तत्पुरुष पढ़ा, फिर करण तत्पुरुष पढ़ा, तृतीया तत्पुरुष पढ़ा। इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सारा काम एज इट इज जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। समास का ये चौथा आपको लेक्चर मिल रहा है। इससे पहले 3 वीडियो जो हैं पहले मिल चुके हैं, उनको भी आप लोगों ने अगर नहीं देख रहा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि समास शुरू से ही आपको पूरा ढंग से अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार अगले नियमों को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।